हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना सिर्फ ये वन ऑफ दी रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं बल्कि ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम्स है मायोप्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेज़ी आइज़ क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण क्या है, वो स्टार्ट कैसे होता है, उसको बच्चों में कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करूंगी। एंड लास्टली मैं बताऊंगी कि एंड मायोपिया मेथड के द्वारा भी इसको अडल्ट्स कैसे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जो इस चैनल में नए हैं उनको मैं बताऊं, एंड मायोपिया एक ऐसा मेथड है जो लॉजिकल और साइंस बेस्ड मेथड है, एक तरह से रेड्यूस लेंस मेथड है जिससे कि मैं अपना पावर रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपनी जर्नी और एक्सपीरियंसेस एवरी वीकली वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेज़ी आइज़, जिसको कहते हैं वीकर आई या नॉन डोमिनेंट आई, या इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एम्ब्लियोपिया। ये एक ऐसी आई कंडीशन है जहाँ पर आपकी एक आई स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी अदर, या एक आई से आपको ज़्यादा क्लियरर दिखेगा कंपेयर टू दी अदर। अदर आई जो है, जो अफेक्टेड आई है, जो वीकर आई है, नॉन डोमिनेंट आई है, उससे आपको ज़रा ब्लर विजन दिखता है, उतना क्लियरली नहीं दिख पाता है। इस कंडीशन को कहने के लिए तो ये लेज़ी आइज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये कनेक्शन है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो इसका कनेक्शन ब्रेन्स के साथ काफ़ी हद तक है। तो क्योंकि हम एक ही आई को डोमिनेंटली यूज़ करते रहे हैं तो न्यूरल कनेक्शंस ज़्यादा बन चुके हैं, एंड इसीलिए वो आई स्ट्रॉन्गर होती गई है, वो आई डोमिनेंट बन चुकी है। एंड जो वीकर आई है उसने बैक स्टेप ले लिया है या वो नॉन डोमिनेंट बन गई है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी, क्योंकि हमने बचपन में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में राइट हैंड डोमिनेंटली यूज़ किया है। इनफैक्ट बहुत से केसेस में तो हम किड्स को बताते भी हैं कि बेटा स्पून राइट हैंड से पकड़िए, या फिर आप ये पेंसिल आप राइट हैंड में पकड़िए। इस तरह से हम राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड ब्रेन के साथ न्यूरल कनेक्शंस उस राइट हैंड का ज़्यादा बन रहा है, एंड वो राइट हैंड बन जाता है डोमिनेंट हैंड। हालांकि मेरा लेफ्ट हैंड परफेक्टली फंक्शन करेगा फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, लेकिन डोमिनेंट वे से ये राइट हैंड डोमिनेंट रहेगा। तो आप देखेंगे हम ज़्यादा वजन राइट हैंड से उठा पाएंगे, क्योंकि हमने विद टाइम इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया है कंपेयर टू दी अदर। तो सेम चीज़ हो रही है आइज़ के साथ। तो ये स्टार्ट होता है चाइल्डहुड में विद स्मॉलर थिंग्स कि हम किसी एक आंख से ज़्यादा देख पा रहे थे, बट अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमने उसी आंख को ज़्यादा ट्रेन कर दिया या उस आंख से ज़्यादा देखने लग गए, जिस कारण से न्यूरल कनेक्शंस उस पर्टिकुलर आई से ज़्यादा बन गए। एंड जो दूसरी आंख है जो वीकर रह गई है, वो बैक स्टेप ले चुकी है, बैक बर्नर पर रह चुकी है, उसने एक तरह से सप्रेस कर लिया अपने आप को एंड अपना काम दूसरी आंख से ज़्यादा चला रहे थे। तो ये जो भी इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड होता है उसको ये रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उनको इमेज पर्टिकुलरली क्लियर दिखती है, तो उनकी आंखों का ये काम एनीवेज चल रहा है। बट ये अफेक्ट जो होता है वो आफ्टर लॉन्गर टाइम ये पता लगता है, और जब तक ये पता चलता है तब उसको ट्रीट करने का टाइम लॉन्गर हो जाता है, या फिर वो एक स्टेज टाइम निकल चुका होता है। शुरुआती टाइम में जब ये जो स्टार्ट होता है, एक लिटिल ब्लर विजन या डबल विजन का एक महसूस होता है, लेकिन क्योंकि ये जनरली चाइल्डहुड एज में ज़्यादा आता है, उस टेंडर या मासूम एज में ये पहली बात तो पता नहीं होता है कि ये डबल विजन सॉर्ट ऑफ चीज़ हो क्या रही है। तो वो पेरेंट्स के साथ या तो शेयर नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनको खुद को भी नहीं पता लगता है कि कुछ हो भी रहा है उनकी आंखों के साथ। हम कितना ही देखते हैं जहाँ बच्चे अपनी लेफ़्ट आंख या राइट आइज़ इनको टेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं देखते हैं, ना ही हमने कभी किया है, क्योंकि उस एज में ये सब आइडियाज़ नहीं होते हैं, हमको ये सब हमको पता नहीं रहता है। लेकिन एट द एज ऑफ चाइल्डहुड एज में हमारा ब्रेन जो है वो एक तरह से एक प्लास्टिक ब्रेन है, जिसको ग्रो हो रहा है, जिसको चेंज करना, अडेप्ट करना, लर्न करना, डेवलप करना ईजियर है। तो अगर इस प्रॉब्लम को चाइल्डहुड में ही पता लगाया जा सकता है तो फिर उसको रिजॉल्व करना भी ये उतना ही ईजियर होता है। तो लेट्स से जब ये स्टार्ट होता है तब ये होता है 0.25 या 0.5 डायोप्टर स्ट्रॉन्गर आई से वीकर आई कम होता है। अगर तभी एट द अर्लीस्ट स्टेज पता लगाया जाए
तो उसको एड्रेस करना बहुत इजी है, उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसको एड्रेस करने में लेट हो जाते हैं और फिर वो गैप बिटवीन बोथ द आइज़ बढ़ते जाता है, एंड साथ ही फिर वो न्यूरल कनेक्शंस उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गर आई से बढ़ते जाते हैं एंड वो आई बन जाती है डोमिनेंट, लीविंग द अदर आई बिहाइंड, जो बन जाती है एक नॉन डोमिनेंट आई। तो इसीलिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एवरी 2-3 ईयर्स में उनको एक आई चेकअप के लिए लेके जाएं। हम डॉक्टर्स के पास तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है या हमको कोई फिज़िकली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा हो। लेकिन अगर एवरी 2-3 ईयर्स, एटलीस्ट बच्चों के 10 ईयर्स तक की एज के लिए एवरी 2-3 ईयर्स अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है तो उसको अर्ली एज में रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, गुड न्यूज़ ये है कि इसको अडल्ट एज में भी सॉल्व किया जा सकता है। अब वो कैसे करेंगे हम? शॉर्ट आंसर टू दिस इज़ पैचिंग, जो एक आंख को बंद करके दूसरी वीकर आई से हम काम करवाएंगे। हम वीकर आई को एक्टिवेट करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। लेट्स से किसी पेरेंट्स के 2 किड्स हैं या कोई घर में 2 बच्चे हैं, टीचर के 2 स्टूडेंट्स हैं। वेरी लाइकली कि एक किड जो है वो स्लाइटली ब्रिलियंट होगा कंपेयर टू दी अदर। अब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो जो वीकर किड हो या नॉट सो स्ट्रॉन्गर किड हो वो एक तरह से डिस्करेज होकर एक बैक स्टेप ले लेगा, या दूसरा ऑप्शन है कि वो भी एक तरफ से खुद को मोटिवेट करे कि मुझे भी ब्राइटर किड के रेंज तक पहुंचना है। तो एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा वीकर किड, उसको एक एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे। लेट्स से उसका कोई इंग्लिश या मैथ सब्जेक्ट उसका पर्टिकुलरली वीक है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस डालेंगे, एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे ताकि वो हमारा जो वीकर किड हो इसको भी हम ट्राई करेंगे कि वो उस लेवल तक पहुँचे, वो भी कहीं पीछे नहीं रह जाए। तो सेम आप रिलेट कर सकते हैं पैचिंग के साथ, जहाँ पर हम स्ट्रॉन्गर आई को होल्ड कर रहे हैं और वीकर आई से हम काम करवा रहे हैं। वीकर आई से जितना ज़्यादा काम करवाएंगे उतने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बढ़ेंगे एंड उतना ही ज़्यादा वो एक्टिवेट फिर से होंगे, उनको एक स्टिमुलस मिलेगा, उनको वापस बैक सीट से फ्रंट सीट में आने के लिए हम इनकरेज करेंगे। तो सबसे पहले डेली रूटीन में एक 15 to 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए दिस पैचिंग एक्सरसाइज। अब इसको एंड मायोपिया या रिड्यूस लेंस मेथड की तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है एट एन अडल्ट एज। अब वो करने के लिए हमको पावर ऑफ आवर लेंसेज वो रिड्यूस करना है मोनोक्यूलर ड्रॉप्स। बाइनोक्यूलर इज़ दोनों पावर इक्वली ड्रॉप करना विद द सेम रेशियो। मोनोक्यूलर इज़ जस्ट हम उस वीकर आई का पावर ड्रॉप कर रहे हैं ताकि उसको मोर स्टिमुलस मिले। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जब भी हम रिडक्शंस कर रहे हैं या इस एंड मायोपिया मेथड को हम प्रोसेस को कर रहे हैं तो इनिशियली हमको स्टार्टिंग के जब 2-3 रिडक्शंस कर लें तब तक हमको ये मोनोक्यूलर ड्रॉप नहीं करना है। आप स्टार्टिंग के 2-3 रिडक्शंस तक इस प्रोसेस के साथ पहले कंफर्टेबल हो जाइए एंड जब आपको पता लगने लग जाए कि आपकी आइज़ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसके बाद इस मोनोक्यूलर ड्रॉप्स की तरफ से आप इस इश्यू को टैकल कर सकते हैं। तो एंड मायोपिया मेथड का बेसिक फंडा है कि 1 इश्यू एट अ टाइम। तो सबसे पहले सिंपल प्लेन स्पेरिकल रिडक्शंस की तरफ फोकस करेंगे। जब आप 2 से 4 सक्सेसफुल रिडक्शंस कर चुके होंगे, इस प्रोसेस को समझ चुके रहेंगे, उसके बाद आप दूसरे इश्यूज़ जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, सिलिंड्रिकल या फिर ये लेजी आइज़, इनको टैकल लेटर स्टेज पर करेंगे। जस्ट अपने फर्स्ट रिडक्शन पर बिल्कुल भी नहीं, रादर 2 to 4 रिडक्शंस के बाद। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमको रिडक्शंस के इम्पॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं हिट किया है तो प्लीज़ डू इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आप लोग नोटिफाइड रहेंगे मेरे अगले वीडियो के लिए। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।